हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमने यहां पर टोटल 10 क्वेश्चंस को लिया है। तो यहां पे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको करने हैं और लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि बहुभाषिकता जो है हमारी पहचान भी है और हमारी डैश वह डैश का भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि बहुभाषिकता जो हमारी पहचान के साथ साथ क्या है, हमारी किसका अभिन्न अंग है। ठीक है, तो सभ्यता संस्कृति है, सभ्यता साहित्य है, संस्कृति साहित्य है या फिर संस्कृति चुनौतियां हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, यानी कि सभ्यता संस्कृति, यानी कि बहुभाषिकता जो है हमारी पहचान के साथ साथ क्या है, तो हमारी सभ्यता व संस्कृति का क्या है, तो अभिन्न अंग है। ठीक है, तो आई होप कि आपका भी फर्स्ट नंबर ही आया होगा। तो आप लोग लास्ट में इसका स्कोर कीजिएगा। अभी अगर आपको लगता है कि और भी टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक में कार्टून या फिर भाषण या फिर विज्ञापन या फिर जो भी इससे रिलेटेड टर्म्स होते हैं, तो ये भाषा क्षमता के विकास में क्या होगा, सहायक होगा, बाधक होगा, निरर्थक होगा या फिर अनुपयोगी होगा। ठीक है, तो सिंपल सा इसका आंसर है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियस ये क्या होंगे, सभी सहायक होंगे, क्योंकि बच्चे के जी किताब होते हैं उसमें कार्टून, भाषण या फिर विज्ञापन वगैरह, इससे क्या होता है बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है पांचवी कक्षा की सुहानी। ठीक है, किस कक्षा का है, तो पांचवी कक्षा की है सुहानी। पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। ठीक है, इस तरह की शब्द वो लिखती है। तो आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, तो पहला है यह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। दूसरा है यह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। तीसरा है यह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। और चौथा है यह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। ठीक है, तो अनुनासिक चिन्ह क्या होता है, जो कि जिसका कि उच्चारण करने में वो नाक से उसका ध्वनि निकलता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हैं पांचों, आंखें, दोनों, ठीक है, तो ये सभी क्या है, अनुनासिक शब्द चिन्ह है। तो यहाँ पे ये जो अनुनासिक जितने भी वर्ड हैं इनका क्या हो रहा है, तो देखिए इनका सामान्यीकरण वो कर देती है। ठीक है, सभी को एक ही कैटेगरी में वो ला देती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो 4 नंबर। आई होप कि आपका भी 4 आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। ठीक है, जो लैंग्वेज स्किल होता है इसका जो शिक्षण विधि होता है, जो टीचिंग मेथड होता है वो क्या होता है, तो अनुकरण विधि होता है, सामूहिक विधि होता है या फिर भाषा प्रयोगशाला होता है। ठीक है, तो या फिर ये चारों यानी ये सभी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, तो देखिए भाषा शिक्षण की जो विधि है ये सभी होगा, अनुकरण विधि भी होगा, सामूहिक विधि भी होगा और भाषा प्रयोगशाला भी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या कहता है कि देखो और लिखो। ठीक है, मतलब देख के लिखने की बात हो रही है। तो देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। तो देखो और लिखो शिक्षण विधि जो प्रयुक्त करते हैं किस चीज में है, तो मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या फिर इन सभी में। ठीक है, तो ये कहाँ पे इसका जो है प्रयोग होगा, देखने का, देख कर लिखने का। तो ये इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा निबंध रचना में। तो निबंध रचना में देख कर लिखने की बात होती है। ठीक है, देखिए अगर बच्चे को कोई इमेज दिखा दिया जा रहा है या फिर कोई वर्ड लिख दिया जा रहा है, ठीक है, टाइटल, उसके आधार पे बच्चों को कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है, या कोई मान लीजिए इमेज दिखाया जा रहा है उसके आधार पे कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, देखना है, उसके आधार पे क्या करना है, आपको लिखना है उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तो निबंध रचना हो जाएगा। ठीक है, आप भी बच्चे क्लास में ऐसे राइटिंग जो करते थे वो यही होता था कि कोई एक टॉपिक दे दिया जाता था और आप उसके बारे में डिटेल से लिखते थे, ये क्या होता था, तो आपका निबंध रचना होता था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेंड्स आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि कविता शिक्षण का
प्रमुख अंग है। ठीक है, तो कविता शिक्षण जो होता है इसका प्रमुख अंग क्या है, मेन पार्ट्स क्या है, तो भाव बोध है, ठीक है, शब्दार्थ बोध है, सरलार्थ बोध है या फिर पठन बोध है। ठीक है, जो कविता शिक्षण होता है इसका प्रमुख अंग क्या होता है, तो देखिए जो कविता शिक्षण होता है इसमें क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अगर कविता पढ़ता है तो उसका अलग अलग भाव लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य अंग इसका क्या होता है, भाव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावबोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, भावबोध, यानी कि ए नंबर। आई होप कि आपका भी यही आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है कि वह कौन सा वाचन है, ठीक है, जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वाचन ऐसा है जो कि गद्य में तो प्रयुक्त होगा परंतु पद्य में नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मौन वाचन है, आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है या फिर समवेत वाचन है। ठीक है, तो देखिए जो गद्य में प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में नहीं होता है ये हो जाएगा मौन वाचन। मौन वाचन का मतलब क्या हुआ, शांत रहकर पढ़ना। जब आप गद्य पढ़ते हैं, ठीक है, कोई कहानी वगैरह पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, तो वो मौन वाचन होता है। तो इसको आप मौन वाचन कर सकते हैं, बिना आवाज निकाले आप पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट में आप लोग स्कोर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोग नहीं करते हैं लेकिन स्कोर आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, जितने भी वॉच कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विद्यालय में जो भाषा शिक्षण होता है तो इसमें जो भी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसमें, तो पहला है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, दूसरा है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, तीसरा है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना और चौथा है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। ठीक है, तो देखिए अगर विद्यालय में भाषा शिक्षण से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट किया जा रहा है तो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे केवल लिखित कोई नहीं, लेखन को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड का बात करें तो बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ठीक है, चलिए इसको मान के चल सकते हैं अभी। तीसरे में देखें तो यहाँ लिखा है बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, केवल मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पे फिर है कहता है कि बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, यहाँ पर केवल पठन क्षमता को फोर्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, यानी कि बच्चों की सहज भाषाई क्षमता, यानी कि जो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक जो भाषाई क्षमता यानी कि जो भाषा अर्जित किया हुआ है वो, तो उस चीज़ को पहचानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अगर भाषा शिक्षण से संबंधित कोई कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे के सहज भाषाई क्षमता को पहचानना ज़्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पे है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है, मतलब जब भी बच्चे स्कूल आते हैं तो उसे उन्हें जो है 2 या 3 भाषाओं को क्या आता है, तो डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो पढ़ने और बोलने या फिर लिखने बोलने या फिर रटने बोलने या फिर समझने बोलने। ठीक है, तो देखिए जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उन्हें 2-3 भाषाओं को समझने का कैपेसिटी होता है और बोलने का भी कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर क्या, तो 4 नंबर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा क्योंकि इस तरह के टेस्ट हम यहाँ पे रेगुलर लेते रहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी विषय को सीखने का मतलब है कि, ठीक है, किसी विषय को सीखने का मतलब क्या है, उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर कीजिएगा। तो पहला है अवधारणाओं और विषय वस्तु को सीखना, दूसरा है विषय वस्तु और उपयोगी को सीखना, तीसरा है अवधारणाओं और शब्दावली और चौथा है शब्दावली और विषय। तो इसको अगर आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज आप कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी विषय वस्तु को सीखने का मतलब उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। ठीक है, आपको अगर कोई दूसरा ऑप्शन लग रहा है तो आपको ये कंफर्म कर देता हूँ, ये काफ़ी वेरीफाइड होने के बाद ही हमने ये आंसर बताया है आपको, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग स्कोर जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।